निजाम साहब और दोस्तों, आज के सेशन का सब्जेक्ट ये है कि उर्दू मुशायरे को क्या हुआ। एक ज़माने में कविता के पब्लिक स्फेयर में उसकी बड़ी वक़्त हुआ करती थी। कविता को सोसाइटी तक ले जाने में, उसके बीच में उसके लिए जगह बनाने में उसका एक अहम किरदार हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब हम मुशायरे के बारे में सोचते हैं तो पहला ख्याल ये आता है कि कुछ ख़ास पॉपुलिस्ट किस्म की चीज़ें वहाँ पढ़ी जाएंगी। उसके कंटेंट को लेकर, उसमें क्या पढ़ा जाएगा उसको लेकर भी बहुत शुबहा हो गया है कि वहाँ ठीक ठीक क्या पढ़ा जाएगा। हिंदी में एक इसका मिलता जुलता एग्जाम्पल कवि सम्मेलनों का है, जिसके कंटेंट को लेकर भी बहुत आश्वस्त अब रहा नहीं जा सकता। तो क्या ऐसा जो मैं सोच रहा हूँ मुशायरे के बारे में ठीक ठीक इस हद तक हो गया है आपसे? जी, मैं इसमें आपने दो तीन बातें एक साथ कह दी हैं। मैं इसमें एक बात तो पहले ये जोड़ देना चाहता हूँ कि मुशायरा हमारी तहज़ीबी, हमारी सकाफ़ती शनाख्त है, हमारी सांस्कृतिक पहचान रहा है। हिंदी और उर्दू के मुशायरों या कवि सम्मेलनों में बुनियादी फ़र्क ये रहा कि उर्दू में जो अच्छा शायर होता था, बड़ा शायर होता था, वो चाहे मीर हो या गालिब हो या मोमिन हो या दाग हो या ज़ौक़ हो, कोई भी रहा हो, वो मुशायरों में शरीक होता था। और उनके सामने जो सुनने वाले लोग होते थे वो भी बाज़ौक़ यानी सहृदय भी होते थे, और जाहिर है कि उनका मुताला, उनका अध्ययन क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत होता था। आज़ादी के बाद उर्दू पे जो वक्त पड़ा वो सही था, गलत था, ये एक अलग मसला हो सकता है और वो हमारा बहस का मुद्दा नहीं। उस वक्त मैं समझता हूँ कि मुशायरों की बड़ी अहमियत और अफादियत रही। और आज भी अगर मैं ये कहूँ कि मुशायरे सुनने वालों में बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो उर्दू नहीं जानते होते, लेकिन शेर सुनने के शौकीन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तरबियत याफ्ता कारी, एक सहृदय श्रोता हमेशा मुशायरों में मौजूद रहा है, वो चाहे उर्दू जानता हो चाहे न जानता हो। दरबारों से और खानकाहों से उर्दू का रिश्ता रहा। ये अजीब बात रही कि एक तरफ मुशायरे इसी दिल्ली के दरबार में होते थे और दूसरी तरफ मुशायरे खानकाहों में होते थे, और उन्हें सुनने के लिए भी एक तरबियत याफ्ता और तहजीब याफ्ता सामे होता था। कहते हैं कि वीर दर्द के ज़माने में उस वक्त दिल्ली का सुल्तान घुटने में तकलीफ़ होने की वजह से पैर सीधा करके बैठ गए, तो मीर दर्द ने कहा कि इनसे कहिए कि पैर समेट के बैठें, लेकिन उन्होंने पैर यूं ही रखा और कहा कि मेरे पैर में तकलीफ़ है। ख्वाजा मीर दर्द ने कहा कि इन्हें कहिए कि घर जाके आराम करें, मुशायरे सुनने की एक तहजीब होती है। अब जाहिर है कि वैसा मामला तो नहीं रहा, क्योंकि अगर हमारे मुशायरों की जो सूरत हाल है वो सब आप जानते हैं कि सामने वो लोग बैठे होते हैं जो या तो बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी से मुराद है या तो पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, या बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऐसे, और जिन्हें खुश करना मुशायरे के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनका मकसद होता है, या कोई बड़ा रईस होता है। तो जाहिर है कि मुशायरों की वो तहजीब तो नहीं ही रह गई है, हम इसे माने चाहे न माने, लेकिन सूरत हाल यही है। मैं जो बात सबसे पहले जो अर्ज़ करना चाह रहा था उसमें मैं ये गुजारिश करूं कि वहाँ हिंदी में आज दो हिस्से हो गए कि जो किताब का शायर है, कवि है, वो अलग है और मंच का कवि अलग है। उर्दू में आज भी एक बड़ी तादाद में वो लोग जो किताबों में पढ़े जाते हैं वो, और जो मुशायरों में सुने जाते हैं। अगर मैं इसे यूँ कहूँ कि बसरी और समाई यानी पठ्य और श्रव्य, ये दो शायरी के बीच में आज भी एक अच्छा तालमेल है। मैं समझता हूँ कि इन खतूत पर भी गुफ्तगू की जा सकती। ये जानकर ठीक ही लग रहा है कि वो तालमेल कुछ बना हुआ है, लेकिन एक चिंता उसके कंटेंट को लेकर होती है कि क्या उसमें कुछ फ़िरका परस्त रंग आ गया है, क्या वो बहुत लाउड हो गया है, क्या वो अपने दूसरे उद्देश्यों से चलने लग गया है, क्या ऐसा हुआ है? आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, और अगर बुरा लग जाए तो माफ़ कर दीजिए, कि मुझे लगता है कि उर्दू में बहुत ही सोफिस्टिकेशन और बहुत ही तहजीब और बहुत ही झुक के बात करने की आदत होती है, लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं रह गया कि एनकोडिंग और डिकोडिंग बड़ा चक्कर हो जाता है। सीधी सीधी बात यह है कि गज़ल में
जो चीज़ें पिछले वर्षों में हुई हैं, अगर मैं इसे यूँ कहूँ तो अखबार की कतरन और इल्म की उतरन, ये गज़ल नहीं होती। वाह। लेकिन होता यह है कि ये तालियां उसी पर पिटती हैं। मैं एक वाक़ा सुनाऊं आपको लखनऊ का, कि लखनऊ में एक शायर ने, बच्चे ने शेर पढ़ा कि जिस बेज़बान से, अब देखिए गौर से सुन लीजिए और ये देखिए मुशायरों का इनेताद का पतन अगर आप मानते हैं तो ये पतन हो गया वो शायर से ज़्यादा सामे यानी सुनने वाले श्रोताओं की वजह से हुआ। लखनऊ में मुशायरा हो रहा है और एक बच्चे ने शेर पढ़ा कि जिस बेज़बान से मैं करूं तकरीर बोल उठे, मुझ में कमाल वो है कि तस्वीर बोल उठे। बड़ी तारीफ़ें हुई शेर की। मुसफ़ी आतिश के उस्ताद थे, वो आए तो उस ऑर्गेनाइजर ने, मतलब जो मुशायरा कंडक्ट कर रहा था, उसने कहा कि साहब इसने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, आप भी सुन लीजिए मतला इसका। तो उन्होंने कहा अच्छा सुना दीजिए। उन्होंने फिर पढ़ा कि जिस बेज़बान से मैं करूं, या शेर सुने आप गौर से, कि जिस बेज़बान से मैं करूं तकरीर बोल उठे, मुझ में कमाल वो है कि तस्वीर बोल उठे। ख्वाजा हैदर अली आतिश तशरीफ रखते थे, उन्होंने उचक के कहा कि तस्वीर का बेज़बान होना तो ठीक है, पर उसके गुफ्तगू करने का क्या माने। यहाँ बेज़बान नहीं, कम गो कहिए। जिस कम सुखन से मैं करूं तकरीर बोल उठे, जो कम बोलने वाला है उससे अगर मैं बात करूं तो बोल उठे। तस्वीर तो बेज़बान है, वो बोलेगी कैसे। अब जब सुनने वालों में ऐसे लोग नहीं रहे तो जैसी रूह वैसे फरिश्ते, भाई साहब जैसे सुनने वाले हैं वैसे ही शायर है। वाह। एक बात और, इसी लखनऊ का वाक़ा है कि मीर अनीस के नाम से मशहूर है ये, और उन्होंने मरसिया पढ़ा तो गंजे अली के गौहरे यकता हुसैन हैं। तो ऑडियंस में से किसी ने कहा अच्छा अली गंजे थे, ये पता ही नहीं। गंज के माने खजाना। तो वो कह रहे हैं कि गंजे अली के गौहरे यकता हुसैन हैं। तो हो अली गंजे थे तो अब मालूम हुआ। तो उन्होंने गंज की जगह बहर कर दिया कि बहरे अली के गौहरे यकता हुसैन है। बहर के माने दरिया, दरिया का मोती है। अच्छा अच्छा वो बहरे थे, हमें तो ये मालूम नहीं था। उसने अनीस ने फिर बदला कि काने अली के गौहरे, ओ हो अली काने भी थे। अब हिंदी में जिसे खान कहते हैं, उर्दू में उसे कान कहते हैं। तो कहते हैं तो तीनों जगह गए तो आखिर में उन्होंने कहा कंजे अली के गौहरे यकता हुसैन। कहा अब ठीक है। तो भाईजान बात यह है कि अब सुनने वाले भी ऐसे नहीं रहे और पढ़ने वाले भी मेरे जैसे ही रह गए, तो जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ठीक बात है। सादिक साहब आप स्कॉलर भी हैं, नक्काद हैं, आलोचक हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो प्रिंट कल्चर और जो ओरल कल्चर के बीच की बात कही, आपको लगता है कि उर्दू में अभी भी जो प्रिंट कल्चर का शायर है वो जाना चाहता है मुशायरे में? हाँ, जाना चाहता है वो। और इसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी रिवायत रही है प्रिंट कल्चर के लोगों की मुशायरों में जाने की। और आपको मैं याद दिलाऊंगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब लाल किले से मुशायरे होने लगे और उन मुशायरों में 80% लोग वो होते थे जो प्रिंट कल्चर के होते थे और 20% वो लोग हुआ करते थे कि जो जिनके तरन्नुम अच्छे होते थे या जिनको किताबों में और प्रिंट में ज़्यादा जगह नहीं मिलती थी, लेकिन वो अच्छे शायर होते थे। उनके अच्छे शायर होने में कलाम नहीं, उनके बराबर तो नहीं होते थे बात। लेकिन हुआ ये कि रफ्ता रफ्ता उसमें मुशायरों में सियासत का काम करती रही और उन सियासतों के तहत ये कि फ़लाँ को बुलाया जाए, उसको नहीं बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए, उसको नहीं बुलाया जाए। और जब इस तरह से बातचीत हुई, फिर इसके बाद रिजर्वेशन कि वो 2 महिला भी हों और 3 फ़लाँ स्टेट की हो, उधर से उसके आदमी हो। तो इन सारी चीज़ों में क्या हुआ कि दिन ब दिन उसका स्टैंडर्ड मायार उसका जो है वो गिरता चला गया। और फिर वो मायार भी आया कि इत्तेफाक ये है कि मैं उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी रहा हूँ एक ज़माने में, और उसमें जो है ये लाल किले के मुशायरे करने की जिम्मेदारी 2-3 साल तक मैंने भी निभाई है। और सबसे बड़ी परेशानी उसमें ये होती थी कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो फ़ोन पे इत्तला भिजवा देते थे कि फ़लाँ शायरों को ज़रूर बुलवाइए। अब वो उनके पास जिनकी सिफारिशें पहुंच जाए, फिर एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं वो 1-2 नाम दे देते थे, फिर हमारे जो मुशीर हुआ करते थे सरपरस्त वो नाम दे देते थे। तो इतने नाम हो जाते थे कि अच्छे नाम अगर हम रखना भी चाहें तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी। फिर एक चीज़ और ये होती थी उसमें कि जो सियासत को जो शायर नापसंद होते थे
उन शायरों को कहते थे उनको हरगिज़ नहीं बुलाना। मिसाल के तौर पर जिस ज़माने में मैं सेक्रेटरी था, मुझसे ये कहा गया कि कैफ़ी आदमी को ना बुलाइए। अब कैफ़ी आदमी को मैं अपने बुज़ुर्गों में से समझता था, बहुत अच्छे शायर थे, दो राय नहीं है इसमें, लेकिन ये कि ये हुक्म था कि उनको ना बुलाया जाए। दूसरी चीज़ ये कि निदा फाजली ने उससे पहले वाले किसी मुशायरे में चीफ मिनिस्टर साहब को किसी बात पे टोक दिया था, निदा फाजली ने, तो उनके लिए ये हुक्म सादिर किया गया कि निदा फाजली को हरगिज़ नहीं बुलाया जाए। तो अब जब इस तरीके से फैसले होने लगे तो बड़ी परेशानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और ये कि उसमें अगर सेक्रेटरी अपनी मर्ज़ी चलाए, मिसाल के तौर पर एक बार ये हुआ कि मैंने 3-4 नाम रख दिए, पहले साल तो ऐसे ही गुजर गया, दूसरे साल मैंने प्रिंट मीडिया को कुछ अच्छे नाम रख दिए। अब जो नाम रखे मैंने 2-3, तो मुझे मेरी पेशी हुई और बुलाया गया कि इनको क्यों बुलाया गया, इनको ये तो कोई ऐसे बड़े शायर नहीं है। अब वो बड़े शायर मशहूर नहीं होते हैं वो, लेकिन किताबों में और पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। मैंने कहा प्रिंट मीडिया के लोग वे बड़े मशहूर हैं, इन पर बड़े बड़े आलोचकों ने लिखा है, तो कहने लगे हमने तो उनका कहीं नाम नहीं सुना। फिर उसमें से उन्होंने 2 नाम कटवा दिए और 2 नाम और कटवाना चाहते थे। तो मैंने कहा कि हुजूर ये मेरे दोस्त थे दोनों, और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पे फलां आदमी को बुलाया, एजुकेशन मिनिस्टर के कहने पे उन लोगों को बुलाया, और वो उद्योग मंत्री जो है उनके कहने पे इनको बुलाया। तो अब 2 आदमी का मैं सेक्रेटरी में नहीं रख सकता अपने, तो उसका उनके पास जवाब नहीं था, और नतीजे के तौर पर वो दोनों प्रिंट मीडिया के लोग वहाँ बुलाए गए। इत्तेफाक से मेरे दोस्त थे और बड़े अच्छे शायर थे। अब उनके साथ क्या सलूक हुआ ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि जब वो मुशायरे में पढ़ने खड़े हुए तो वहाँ उनकी हूटिंग करा दी गई, और इतनी ज़बरदस्त हूटिंग हुई उनको कि उनको पढ़ने नहीं दिया गया। तो जब मुशायरे इन मायार पे आ जाएं और ये गैर शहरी मायार आप उसमें सियासतें जब चलने लग जाएं, तो उसका नतीजा वही होगा कि जिसके लिए उन्वान मुंतखब किया गया था कि डेथ ऑफ मुशायरा, मुशायरे की डेथ। लेकिन मैं मुशायरे की डेथ वाले बात से इत्तिफाक इसलिए नहीं करता कि मुझे याद आ रहा है कि नीत्शे ने सबसे पहले कहा था कि खुदा मर गया है और हम सब उसके कातिल हैं। इसके बाद जर्मनी से ब्रेख्त ने पिछली सदी में कहा कि वो अदब मर गया है, साहित्य मर गया है और मैं उसका गवाह हूँ। इसके बाद फिर एक ऐसा मौका आया कि उर्दू का एक नक्काद था हसन अस्करी, उसने भी कहा कि अदब मर गया है। लेकिन अदब या मुशायरा ये मरते नहीं हैं, क्योंकि मरने और जीने का सिलसिला, ज़िंदगी और मौत का सिलसिला ये एक कायनाती सिलसिला है, मुसलसल चलता रहता है, वो तब्दील ज़रूर हो जाता है। तो मुशायरा, माफ़ कीजिएगा, वो मरा नहीं, मुशायरा ज़िंदा है, पूरी आबोताब के साथ ज़िंदा है। लेकिन जैसा कि कायनात की हर चीज़ बदलती रहती है, इसी तरीके से हम सब भी बदलते रहते हैं। एक एक दिन में हम बदलते रहते हैं, सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। कोई चीज़, वो कहते हैं ना, सिबात एक तगय्युर को है ज़माने में, एक बदलाव है किसी चीज़ है कि वही जो है कायम रहता है, बाकी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उसके नतीजे में मुशायरा भी बदल गया है, और हमारे ज़माने में मुशायरा हमें जिस अंदाज में नज़र आ रहा है, ये अंदाज़ हमारे अपने ज़माने का अंदाज़ है, और इसको मैं नहीं बनाता, आप नहीं बनाते, बल्कि सारे अवाम बनाते हैं। अवामी मिजाज बनाता है, शायर बनाते हैं, शायरों का मिजाज बनाता है, कोई फ़र्द वाहिद इसको नहीं बना सकता। तो अब इसमें आज के ज़माने में और पिछले ज़माने की हम बात करके पिछले ज़माने की तारीफ़ करें, हो सकता है आज के ज़माने की तारीफ़ और आने वाले लोग करने लगेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इन तब्दीलियों के साथ अब आज 21वीं सदी में हम सांस ले रहे हैं। 21वीं सदी में हमारे सामने टीवी है, हमारे पास इससे पहले रेडियो था, और इसके अलावा जो है और इतने ज़राए हैं, किताबें हैं, रिसाले हैं, बहुत छपते हैं, और ये इंटरनेट पर जो है लोग जो है कलाम एक दूसरे को भिजवाते रहते हैं। तो इतने ज़राए हो गए हैं कि मुशायरों की, अब पहले सिर्फ मुशायरों पर डिपेंड करते थे, अब जो है अगर अदब का शौक़ है आदमी को, तो मुख्तलिफ उसके पास ज़राए हैं, उन ज़रियों से वो शायरी को पढ़ सकता है, शायरी को सुन सकता है, और शायरी जो है वो ज़िंदा है, पहले से कहीं ज़्यादा अपनी ताकत के साथ ज़िंदा है। और मैं समझता हूँ कि मुशायरे भी बदली हुई शक्ल में सही, लेकिन वो ज़िंदा रहेंगे। शुक्रिया।